हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस जजमेंट के बारे में। और ये जो जजमेंट है ये आपका फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 के अंदर आते हैं। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के जो भी आर्टिकल्स हैं, ऑल द आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। इसी पे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बात करता है राइट टू फ्रीडम के बारे में। तो राइट टू फ्रीडम से ही रिलेटेड आपका ये आज का केस है जिसे हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। लैंडमार्क जजमेंट अपहोल्डिंग फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया। एक्चुअली फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फ्रीडम ऑफ प्रेस को आर्टिकल 19 के अंदर कंसीडर नहीं किया गया था। यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब कहीं पर भी ये बात नहीं की गई थी कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा वो आपका आर्टिकल 19 के अंदर आएगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस आए। उन डिसीजंस में इस बात को थोड़ा सा क्लैरिफाई किया गया कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आपका आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। ऐसा ही एक केस आया था 1950 पे। 1950 पे जो केस आया था वो केस था रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये केस जो था ये आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से जुड़ा था। यानी कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड था, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता से रिलेटेड था। यहां पर क्या बोला गया कि इस केस में बोला गया कंसीडर्ड एज ए लैंडमार्क डिसीजन दैट सेट द प्रेसिडेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फ्री स्पीच अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज एफ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहां पे बोला गया कि जो आपका राइट टू स्पीच है, यानी कि आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये आपका सुरक्षा का आधार बनाया जाएगा। यानी कि अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, मीडिया कुछ बोलना चाहती है, तो उस पर किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस यहां पर नहीं लगाया जाएगा। स्पेशली यहां पर ऐसा क्यों किया गया था इस बात को समझेंगे। यहां पर ऐसा इसलिए किया गया था ताकि स्टेट जो है स्टेट मनमानी तरीके से चीज़ों को लागू ना कर पाए, स्टेट लोगों के ऊपर हावी ना हो पाए। स्पेशली इसके अंदर जो स्टेट्स की पावर है उसको यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया गया था ताकि स्टेट बहुत ज़्यादा चीज़ों को इम्पोज ना कर पाए, अपने मनमाने तरीके से काम ना कर पाए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फ्रीडम ऑफ द प्रेस है उसे यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, इस पर्पज से यहाँ पर ऐसा किया गया। अब कुछ की फैक्ट थे इसके, उसके बारे में आपको बताता हूँ। स्पेशली क्या हुआ था, कहानी है 1950 की। 1950 पे मद्रास गवर्नमेंट ने एक उस समय वीकली मैगजीन आया करती थी जिसका नाम था क्रॉस रूट्स। इस क्रॉस रूट्स पर उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कि आप यहां पर इसको प्रिंट नहीं कर सकते हैं, आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। ये जो मैगजीन आती थी अंडर द मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, इसको यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो इन्होंने बोला कि ये जो है ये आपका मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एक्ट का वायलेशन है, इसलिए आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। स्पेशली एक और चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो मैगजीन थी ये मैगजीन आपका बेस्ड थी ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस पर आपकी बेस्ड थी, विच एलिजिडली कंट्रीब्यूट टू अनरेस्ट एंड द डेथ ऑफ 22 कम्युनिस्ट एक्टिविटीज। एक्चुअली क्या होता है, उसी समय पर मद्रास के अंदर 22 कम्युनिस्ट लोग थे जिनकी यहां पे मृत्यु हुई थी। अब उसी के बारे में यहां पर प्रिंट कर रही थी। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, इस पर बैन लगा दिया कि भाई साहब देखो आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है और साथ ही साथ कम्युनिस्ट अनरेस्ट पैदा हो रहा है, यानी कि आपका अशांति पैदा हो रही है। अब यहाँ पर जब मद्रास हाईकोर्ट ने ये सारे कांड कर दिए तो ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग हैं वो अब कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो बैन किया गया मद्रास के अंदर, लोग इसके खिलाफ चले गए सुप्रीम कोर्ट। द बैन वॉज लेटर चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अब लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने मई 1950 में डिसीजन दिया कि मद्रास गवर्नमेंट ने जो इस पर बैन लगाया है वो आपका इलीगल है। क्यों इलीगल है? उन्होंने यहाँ पे इस बात को फोकस किया कि भाई साहब देखो आप जो बैन लगा रहे हैं वो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है, यानी कि आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज एफ का वायलेशन कर रहा है। साथ ही साथ कोर्ट ने ये बात भी बोली कि भाई साहब एक चीज और देख लो कि इट मस्ट बी रिलेटेड टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि
ये जो है ये आपका यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड होना चाहिए। पहली बात तो ये सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट से रिलेटेड होना चाहिए। आप बताइए कि क्या इसकी वजह से, इस मैगजीन को प्रिंट करने की वजह से क्या कहीं पर कुछ भी ऐसा हो रहा है क्या जिससे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट आपका कुछ दिक्कत में आए? तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई साहब आप ये जो कर रहे हैं, मतलब मद्रास गवर्नमेंट को बोला कि आप जो कर रहे हैं वो आप यहां पे गलत कर रहे हैं। इसके अलावा जो कोर्ट है, कोर्ट ने यहां पे पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसको भी प्रॉपरली यहां पे डिफाइन किया। तो ये यहां पे आपका पहली बार किया गया 1950, बहुत ही फेमस केस था ये। अब ये सारी चीजें यहां पर की गई और साथ ही साथ यहां पे क्या हुआ कि सेंसर जो राज्य है, राज्य ने यहां पर अपना मनमानी सारी चीजें करके, क्योंकि सारे पावर तो स्टेट के पास थे, अब स्टेट ने मनमाने तरीके से सेंसरशिप को लिमिटेड कर दिया। अब जब यहां पे सेंसरशिप को लिमिटेड कर दिया तो यहां पे हमें कुछ चीजें ऐड करनी पड़ी। In response to the Supreme Court decision, the Romus Thopper versus State of Madras case, the Indian government introduced the first constitutional amendment in 1951. अब यहाँ पे जब सेंसरशिप कर लिया तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ा, फिर यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा 1951 पे। और इस केस में क्या बोला गया, यहाँ पे पार्लियामेंट ने ये बात फोकस करी कि देखो हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करेंगे, पर एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि हम फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। हम यहां पे फंडामेंटल राइट्स पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर इनका यह है कि भाई साहब देखो, अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से स्टेट को लॉस होगा या फिर स्टेट के अंदर कुछ भी गलत होने वाला होगा, तो हम उस केस में हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। क्योंकि स्टेट के पास ये पावर बिल्कुल नहीं है कि स्टेट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सके। और साथ ही साथ इस केस में रोमेस थॉपर केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि आप भाई साहब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होगी तो बाद में यहाँ पे मजबूरी बस पार्लियामेंट को जब ये बातें पता चली तो पार्लियामेंट ने बोला भाई साहब देखो हम यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, इट इंक्लूड रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड सच एज द पब्लिक ऑर्डर, कि अगर आप यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर आपका दिक्कत में आ रहा है, या फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, यानी कि जो हमारे फॉरेन स्टेट्स हैं उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन हमारा गड़बड़ हो रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ये इन्होंने बोला। और ये जो है ये आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के कंसर्न में ही बोला गया। और इस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट किया गया 1951 पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था जो कि राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड था। और अगर किसी भी कंट्री के अंदर लोगों को फ्रीडम ना दी जाए, लोगों को स्वतंत्रताएं ना दी जाए, तो लोग अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हम यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये हमने यूएसए की बिल ऑफ राइट्स से अडॉप्ट किया है और भारतीय संविधान के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से लेकर 35 के अंदर जो भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आर्टिकल्स आपके यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। आर्टिकल 32 ये बात कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो वो व्यक्ति सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये बातें यहाँ पे क्लैरिफाई पहले ही कर दी गई थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो रोमेस थापर केस था, इस केस में वो लोग यहाँ पर सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ये बातें यहाँ पे याद रखिए। इसमें यहाँ पर बस इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आपके लिए। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जॉब ग्रेड IAS टेलीग्राम चैनल पर। जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब पर। इसके अलावा जो भी करंट से रिलेटेड आपकी इवेंट्स होते हैं या जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हैं या हमारे बैचेस से रिलेटेड अपडेट्स हैं, वो सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। जुड़े रहें जॉब ग्रेड IAS के साथ। थैंक यू सो मच।